हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद हुसैन सर। चलिए, आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो 9th क्लास का 5th चैप्टर है, सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये अकेला चैप्टर 9 मार्क्स का आएगा आपके फर्स्ट टर्म में। ठीक है, और जैसा मैं ये सीरीज़ लेके आ रहा हूँ कंटिन्यूअस, ठीक है, ये भी उसी सीरीज़ का एक पार्ट है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चालू करते हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 12 क्वेश्चन है टोटल और इस चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको लिखवा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, करवा रहा हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो केस स्टडी बेस्ड होंगे, मतलब कहानी दे देगा और फिर लास्ट में उससे वो जो है क्वेश्चन आपसे पुटअप करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है द सेल विल स्वेल अप इन, यानी जो सेल है वो किस सॉल्यूशन के अंदर स्वेल हो जाएगी। ठीक है, आपको पता है 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अच्छा, तो आपने ये चैप्टर अगर पढ़ा होगा तो आप इजीली इसका आंसर दे दोगे। ठीक है, बाकी मैं फिर भी एक ब्रीफ में थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में। होता क्या है कि आपका जो सेल है, ये सेल है, मान लो ये आपकी एक सेल है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि अगर यहाँ पे बाहर वाटर का अमाउंट ज़्यादा है, यानी वाटर की कंसंट्रेशन जो है वो बाहर क्या है, हाइयर है। ठीक है, और अंदर क्या है, लोअर है सेल के अंदर, तो वो सॉल्यूशन जो होगा वो आपको कहते हैं हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यानी इस सॉल्यूशन के अंदर बाहर वाटर की अमाउंट है या फिर कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होती है और अंदर क्या होती है, कम होती है, जिसकी वजह से वाटर क्या करता है, यहाँ पे अंदर की तरफ मूव करने लगता है, ऐसे अंदर की तरफ मूव करने लगेगा, जिसकी वजह से सेल जो होती है वो क्या होती है, स्वेल हो जाती है। ठीक है, स्वेलिंग यानी सूज जाती है, फूल जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर ये आपका आ गया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। बाकी भी 3 मैं बता देता हूँ क्या होते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में आपका ये सेल है। ठीक है, अब सेल है और इसके बाहर क्या है, वाटर है। अगर अंदर जो वाटर की कंसंट्रेशन है हाई होगी और बाहर क्या होगी, लो, तो क्या होगा, ये हाई से लो की तरफ क्या करेगा, मूव करेगा, यानी बाहर ये बाहर की तरफ मूव करने लग जाएगा इस सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से सेल है वो श्रिंक हो जाएगी। ठीक है, तो इसका जो एग्जांपल है हाइपोटोनिक का, कि अगर आप किशमिश को पानी में डाल देते हो तो आप देखोगे कि वो सुबह क्या हो जाती है, अंगूर की तरह फूल जाती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट काम करता है। जबकि अगर आप कपड़े धो रहे हो या ज़्यादा देर पानी के अंदर हाथ डाल के रखते हो तो आपकी जो स्किन है, हाथ की जो स्किन है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है, जो कि एग्जांपल है किसका, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर और बाहर दोनों तरफ वाटर की कंसंट्रेशन बराबर रहती है। तो यहाँ पे कोई भी वाटर का मूवमेंट नहीं होता, ना तो अंदर से बाहर जाता है ना बाहर से अंदर जाता है, तो उसको हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसका करेक्ट जो आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इसकी वजह से वो सेल जो होती है वो स्वेल हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑर्गेनेलीज डज नॉट प्रेजेंट इन, आपको बताना है इनमें से कौन सा सेल ऑर्गेनेलीज है जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता, एनिमल सेल में नहीं होता। तो अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखते हैं, पहला प्लास्टिड, सेल वॉल, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि दो जो होते हैं, एक आपका प्लास्टिड होता है और एक क्या होता है, सेल वॉल। ये दोनों के दोनों एनिमल सेल में नहीं होते, बल्कि किस में होते हैं, ये दोनों के दोनों प्लांट सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो एकदम करेक्ट है, बोथ ए एंड बी डज नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल। अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो, प्लास्टिड होते क्या हैं, प्लास्टिड बेसिकली प्लांट सेल के अंदर होता है। प्लास्टिड टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका ल्यूकोप्लास्ट, एक होता है क्रोमोप्लास्ट। जो ल्यूकोप्लास्ट होता है वो कलरलेस होता है। ठीक है, और जो क्रोमोप्लास्ट होता है वो कलर्ड होता है। क्रोमा का मतलब कलर होता है, तो क्रोमा से ही क्रोमोप्लास्ट बना है। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है कलर्ड होता है। अगर उसके अंदर ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है, जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं, तो उसको हम बोल देंगे क्लोरोप्लास्ट।
ठीक है। और बाकी अगर कोई अदर कलर है तो वो क्रोमोप्लास्ट ही रहेगा, ठीक है। तो ये भी किसके अंदर होता है, ये प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल के अंदर नहीं होता। सेल वॉल भी नहीं होती एनिमल सेल के अंदर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑर्गेनेलिज इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी इनमें से कौन सा ऑर्गेनेलिज जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। पहला माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम या प्लास्टिड, ठीक है ना। तो प्लास्टिड तो होगा नहीं, मैंने अभी आपको ऊपर बताया प्लास्टिड का क्या होता है, क्या करता है वो, ठीक है। अच्छा, प्लास्टिड जो है ना वो हेल्प करता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल क्या करता है, हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। तो जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसका मतलब प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये पावर्स ऑफ द सेल तो नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं हम। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसको पावर्स ऑफ द सेल इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी हमारा डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, ये वहाँ जाके क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज करते हैं और किस फॉर्म में करेंगे, एटीपी की फॉर्म में। ये जो एनर्जी रिलीज करता है वो एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज करते हैं और इसीलिए एटीपी को हम एनर्जी करेंसी भी कहते हैं सेल की, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनेलिज इज नोन एज सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, यानी इनमें से कौन सा सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहलाता है। प्लास्टिड नहीं हो सकता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं हो सकता क्योंकि ये पावर ऑफ द सेल है। उसके बाद आता है लाइसोसोम्स और राइबोसोम्स, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो सी है, लाइसोसोम को हम सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि जो लाइसोसोम्स होते हैं उनके अंदर एक स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं। तो किसी भी वजह से अगर सेल डैमेज हो जाती है, ठीक है, तो ये क्या होता है, लाइसोसोम फट जाता है और फटने के बाद इसके अंदर जो स्ट्रॉन्ग एंजाइम होते हैं वो अपने ही सेल को क्या कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, खा लेते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे वो एरिया क्या हो जाता है, स्पेस जो होता है वो खाली हो जाता है और वहाँ पे एक नई सेल क्या करती है, नई सेल ग्रो कर जाती है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि ये अपनी सेल को खा जाता है इसीलिए इसको सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट है, लाइसोसोम। लाइसोसोम इज कॉल्ड सोसाइटल बैग ऑफ द सेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑर्गेनेलिज इज नोन एज किचन ऑफ द सेल, यानी इनमें से किसको हम किचन ऑफ द सेल कहते हैं। पहला ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम और प्लास्टिड। देखो माइटोकॉन्ड्रिया हमने पढ़ लिया, पावर्स ऑफ द सेल कहते हैं, लाइसोसोम हमने पढ़ लिया, सोसाइटल बैग ऑफ द सेल कहते हैं, और प्लास्टिड के बारे में मैंने बता दिया, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है और प्लांट के अंदर होता है, ठीक है। अब बचा ऑप्शन नंबर ए, यानी ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम क्या बोलते हैं, किचन ऑफ द सेल बोलते हैं। देखो किचन क्या होता है, किचन होता है जहाँ पे खाना बनाया जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ईआर दो तरीके के होते हैं, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ठीक है। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो रफ इसलिए होता है क्योंकि उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स लगे होते हैं और राइबोसोम्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं लिपिड्स और प्रोटीन बनाने के अंदर, ठीक है। तो ऐसे ही स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो फैट बनाता है, ठीक है, और उसमें से कुछ क्या करते हैं, लिपिड्स और प्रोटीन्स बनाते हैं। तो मेन जो होता है खाना बनाने का काम किस में होता है, ठीक है, वो होता है ईआर में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर, ठीक है। तो इसीलिए इसको किचन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच वन हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, इनमें से किसका अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज हैं उनमें से दो ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है। वैसे तो न्यूक्लियस का भी खुद का डीएनए होता है लेकिन उसका खुद का राइबोसोम्स नहीं होता, ठीक है ना। तो आपका डीएनए और राइबोसोम्स दोनों पूछा है, तो खाली दो सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, वो देखते हैं। पहला प्लास्टिड, माइटोकॉन्ड्रिया, बोथ ए एंड बी, और नन, नन का मतलब इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो दो मैंने आपको बताए थे कि दो के खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। तो पहला होता है प्लास्टिड और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया दो ऐसे सेल ऑर्गेनेलीज हैं जिनका खुद का डीएनए और राइबोसोम्स होता है, ये आपको याद रखना है। और ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है, बोथ ए एंड बी, ठीक है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो
तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, कितनी हेल्पफुल है आपके लिए, और किसी और टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर इस टॉपिक पे आप वीडियो बनाइए, तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा। ठीक है, और ये अगर आप देख पा रहे हो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपको MCQ जो आपका फर्स्ट टर्म का एग्जाम होने वाला है उसमें मिल जाएंगे आपको, और सबके फंक्शन। और ये वीडियो स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आप पूरा चैप्टर नहीं भी कर पा रहे हैं तो खाली अगर आप मेरी वीडियो देख लेंगे और इसको सुन लेंगे सिर्फ मेरी बातों को, तो भी आप मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन उसमें से कर पाएंगे एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू SPM। SPM का मतलब होता है, SPM होता है आपका सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है जो आपका सेल मेम्ब्रेन होती है, उसको हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो कहने का मतलब ये सेल मेम्ब्रेन है। तो द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर, यानी सेल के अंदर, अभी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर बाहर हाइयर होगी कंसंट्रेशन, अंदर लोअर होगी तो बाहर से अंदर जाएगा, और अगर अंदर हाइयर होगी बाहर लोअर होगी तो बाहर से अंदर से बाहर जाएगा। ठीक है, तो ये किसके थ्रू जा रहा है, ये आपका जो आपकी सेल मेम्ब्रेन है उसके थ्रू जा रहा है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, SPM बोल रहे हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं। तो अब ये जो वाटर का मूवमेंट है अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसमें ये पूछा हुआ है डैश डाल के। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। ठीक है, द मूवमेंट ऑफ ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू SPM और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, डैश इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू SPM। ठीक है, सिमिलरली जैसे वाटर का मूवमेंट होता है सेल के अंदर और बाहर, ऐसे ही गैसेस का भी मूवमेंट होता है सेल के अंदर और बाहर। लेकिन जो सेल का मूवमेंट होता है जो गैसेस का मूवमेंट होता है सेल के अंदर और बाहर, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट ऑफ गैसेस थ्रू SPM और सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, और वाटर के मूवमेंट को बोलते हैं हम ऑस्मोसिस। ये आपको दो जो है ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन को ही फिल इन द ब्लैंक्स करके दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, ये है डैश इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। यानी जो साइटोप्लाज्म का श्रिंकेज है, साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको आपको याद रखना है, उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। उसको बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, तो प्लाज्मोलिसिस इज द प्रोसेस ऑफ श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये आपको याद ही करने एज इट इज, बस लर्न करने हैं कि हाँ इसको ये कहते हैं, इसको ये कहते हैं। इनका कोई रीज़न नहीं होता कि क्यों कहते हैं, बस इनको नाम दे दिया गया है और आपको ये याद रखने। जैसे मूवमेंट ऑफ वाटर को बोलते हैं ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ गैसेस को बोलते हैं क्या, डिफ्यूजन, और श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। नेक्स्ट आते हैं, हु डिस्कवर्ड सेल। सेल किसने डिस्कवर करी थी सबसे पहले। ठीक है ना, तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, जब आप चैप्टर शुरू करते हो तभी आपको ये बताया जाता है कि किसने डिस्कवर करी थी। तो सेल की डिस्कवरी जो है रॉबर्ट हुक ने कब करी थी, 1665 में। कब करी थी, 1665 में सेल की डिस्कवरी करी थी। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने बाय द कॉर्क ऑफ प्लांट। ठीक है, कॉर्क ऑफ प्लांट से करी थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, रॉबर्ट हुक। क्वेश्चन नंबर 10 आपका आ जाता है, विच ऑर्गेनेलिज इज नोन एज पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल। यानी इसमें से किसको पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। पैकेजिंग हाउस का मतलब वहाँ पे जो भी चीज़ आती है इसको क्या करता है, पैकेजिंग करके उसको स्टोर कर लेता अपने पास। इन सम कंडीशन, जब उसको ज़रूरत होती है बॉडी को एनर्जी की, तो वो क्या करता है, जो स्टोर होता है उसी को क्या करता है, देता रहता है, जिससे हमें एनर्जी मिलती रहती है। ठीक है, तो कौन सा है इसमें से सेल ऑर्गेनेलिज, अगर आप देखोगे तो ऑप्शन दिया हुआ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या बोलते हैं, पावर्स ऑफ द सेल बोलते हैं। दूसरा है राइबोसोम्स होते हैं। राइबोसोम्स क्या करता है, ये प्रोटीन बनाता है और लिपिड्स बनाता है। ठीक है, उसके बाद गोल्जी अपैरेटस है और उसके बाद वैक्यूल्स है। ठीक है ना, अब वैक्यूल्स क्या होते हैं, ये थोड़ा सा जानने वाली बात है। वैक्यूल्स जो होते हैं सेल का एम्प्टी पार्ट होता है। ठीक है,
ये दोनों के अंदर होता है, प्लांट सेल में भी, एनिमल सेल में। एनिमल सेल में ये काफ़ी बड़ा होता है, लार्ज होता है, जबकि प्लांट सेल में ये छोटा होता है, ठीक है। तो ये वैक्यूल्स हो गया। अब इसमें जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है वो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। यानी गोल्जी अपैरेटस को हम पैकेजिंग हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। यानी ये सब चीज़ की क्या करेगा, पैकेजिंग करके, और उसको क्या करता है, जैसे प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, उन सबको क्या करता है, पैकेजिंग करके स्टोर कर लेता है अपने पास। इन सम कंडीशन अगर बॉडी को ज़रूरत है और आपने खाना नहीं खाया, एनर्जी की ज़रूरत है ज़्यादा, तो ये उनको वहाँ से एनर्जी सप्लाई करता रहता है, देता रहता है उनको, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा, एक और चीज़ कि अगर आपको ये नोट डाउन करना है तो वीडियो को पॉज करके आप सारे क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर सकते हो, और उनके ऑप्शन भी मैंने मार्क किए हुए हैं, तो मैं साइड हो जाता हूँ। तो आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन, ऑप्शन और उसके आंसर आप नोट डाउन कर सकते हो, ताकि एग्ज़ाम में अगर आए तो आप उनको ईजिली कर पाए। और साथ के साथ मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ताकि उसके आसपास का जो बैकग्राउंड है आपको पता चले कि हाँ ये क्या होता है, कैसे होता है, तो आपको ज़्यादा मतलब चैप्टर पढ़ना ना पड़े, इजीली वो आपको अंडरस्टैंड हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच वन स्टोर्ड डाइजेस्टिव फैट, यानी इनमें से कौन सा जो डाइजेस्टेड फैट होता है उसको अपने अंदर क्या करके रखता है, स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका वैक्यूल्स, प्लास्टिड तो हो नहीं सकता, राइबोसोम्स तो क्या बनाएगा, प्रोटीन और लिपिड्स बनाता है, वो तो है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ पावर ऑफ द सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स का फंक्शन ये होता है कि जो डाइजेस्टेड फैट होता है वो वैक्यूल्स के अंदर जो खाली जगह होती है वो उसमें जाके स्टोर हो जाता है, ठीक है। और इसका यही एक फंक्शन है, ठीक है, और यही एक इम्पोर्टेंस है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं लेके आया था आपके पास, 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन मैंने आपको कराए, और आपको ये क्वेश्चंस कैसे लगे, ठीक है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना, कितने यूज़फुल हैं, कितने ज़रूरी हैं आपके लिए, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर है वो मैं लेके आऊँगा आपके लिए। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।